Have you ever witnessed a scenery that has stopped you to moving forward, to stop doing your work? This is somehow happened with a famous poet named Robert Frost, who was influenced by a scenery, and the scenery and the poem itself interpreted in different ways, in different manners by different critics. Okay, so in today's class, I simply gonna give you information related to Robert Frost poem, and that is stopping by boats, है ना? And it can be interpreted in various ways. Like some people consider it as a poetic liberation of the poet. How as poet was indulged in a lot of activities in his life, so in between them he tried to manage some sort of time and start writing poetry, and altogether after all he had to come to his duties to perform his task with his family members. Okay, and on the other hand there are other many interpretations as well. For example, few people consider it as a temporality of the time, that how a person is performing his tasks and avoiding himself to enjoy the things that he loved most, just because he has certain time, है ना? So being within that limit, he had to do everything whatever he wanted to do, or he had to do being in some sort of relations. Okay, so this was basic, I should say, sketched information related to stopping by boots by Mr. Robert Frost, and let's moving forward with the interpretation of the text. क्षमा चाहूंगा, मैं पिछले कुछ दिन से ज्यादा व्यस्तता के चलते मैं क्लास प्रोवाइड नहीं करवा पा रहा था आपको, तो आज मैं वापस रिज्यूम कर रहा हूँ। ठीक है, तो हमारा जो आज का टॉपिक है स्टॉपिंग बाय बूट्स, जैसा कि आप इंट्रोडक्शन में देख ही चुके होंगे, है ना? तो आगे बढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले तो हमें इस पोम के बारे में ये पता होना चाहिए, ये पोम किस कैटेगरी की पोम है ना, किस जॉनरा के अंदर आती है, पोट्री के। तो इसको लिरिक कहते हैं, है ना? कोई भी ऐसी पोम जो मीटर में हो, है ना, राइमिंग पैटर्न में हो, जिसको गाया जा सके, उसको लिरिक कहा जाता है। ठीक है, तो ये एक लिरिक का फेमस एग्जाम्पल है ना? चलो, अब इस पोम की एक नहीं पता नहीं कितनी इंटरप्रिटेशन निकाली जाती है, वो मैं आपको बताऊंगा। पहले जर्नल पर्सपेक्टिव के साथ मैं आपको एक बार डिस्कशन दूंगा इसका, उसके बाद में जैसे ही ये पोम समअप हो जाएगी जर्नल क्रिटिकल एप्रिशिएशन के बाद, उसके बाद मैं आपको इसके कई इंटरप्रिटेशंस बताऊंगा जो मुझे नहीं लगता शायद आपने अभी तक कहीं देखे होंगे, तो आप अभी विटनेस करने वाले। देखो, सिंपली लाइन जो है, whose boots these are, I think I know, his house is in the village though। तो आपको इसमें अलग ही समझ आ रहा होगा कि राइम स्कीम है और कोई मीटर भी है शायद। whose boots these are, I think I know, his house is in the village though, he will not see me stopping here to watch his boots fill up with snow। अब यहाँ देखो, नो, है ना, दो, ओ, ओ मिल रहा है, हेयर, है ना? तो ये राइम स्कीम अलग समझ आ रहा है, मीटर समझ में आ रहा है। तो ये आयम्बिक टेट्रामीटर में लिखा गया है, इसमें दो दो के चार पेयर है ना, प्रत्येक लाइन में, है ना? तो इसका जो मीटर इसमें इस्तेमाल हुआ है वो है आयम्बिक पेटामीटर। पहले इसका सिंपल आप, मैं थोड़ा सा इसका बताता जाऊंगा कि ये किस बारे में पोम बात करती है। तो इसके कई तरह से इंटरप्रिटेशन निकाले जाते हैं, जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा। Whose wood these are, I think I know, his house is in the village view। सीनरी कुछ इस प्रकार है, एक कोई व्यक्ति विशेष है, मान लीजिए ऑथर हिमसेल्फ, और वो एक रास्ते से होकर गुजरते जा रहे हैं, तो उन्हें एक नदी के किनारे एक बड़ा सा फॉरेस्ट दिख रहा है। ठीक है, हल्की हल्की बारिश पड़ने लग रही है, वो अपने घोड़े के ऊपर है, तो वो उस सीनरी से इतने ज्यादा एन्चेंटेड फील कर रहे हैं कि उनको लग रहा है उनकी जो भी परफॉर्मेंस है, जो भी उनको ड्यूटी परफॉर्म करनी है, उनको सबको साइड में हटा दिया जाए और इस ब्यूटी को मन भर के एक्सपीरियंस कर लिया जाए, है ना? जो वो देख रहे हैं ना, हल्की हल्की बर्फ पड़ रही है, नदी है ना, पेड़ है, वो सुंदरता, जो सुंदर जो दृश्य है ना, उसको वो कहीं ना कहीं कैप्चर करना चाहते हैं, वो वहां से आगे नहीं बढ़ना चाहते, है ना? तो ये तो इस पोम का लिटरल मीनिंग है ना? अब इसके लिटरल मीनिंग के अलावा इसमें कई बियॉन्ड मीनिंग्स हैं, उन पे हम बात करेंगे धीमे धीमे। Whose boots these are, I think I know, his house is in the village though, he will not see me stopping here to watch his boots fill up with snow। है ना? तो वो क्वेश्चन मार्क टाइप का है कि पता नहीं ये किसके पेड़ है ना, किसका जंगल है ना? और
मैं समझता हूँ उसका आसपास ही कहीं गांव में घर होगा, लेकिन वो मुझे देखेगा नहीं कि मैं यहाँ खड़े होके उन वृक्षों को देख रहा हूँ, है ना। माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट्स क्वायर टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, है ना। तो जो घोड़ा है ना, जो ऑथर के साथ जो घोड़ा है, जो पोर्ट के जो साथ में घोड़ा है, वो कहीं ना कहीं इनको बिठा के कहीं ले जा रहा है। तो आपने कई बार देखा हो पशुओं को आदत होती है, जैसे उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाए और कई बार उनको रास्ते में छोड़ दिया जाए तो वो अपने आप अपने स्थान पर आ जाते हैं। आपने देखा होगा यदि आपके यहाँ पशु कोई रहा हो तो, है ना। तो इसी प्रकार से घोड़े की सवारी कर रहे हैं तो ये घोड़े से बीच में ही आधे रास्ते पे उतर गए और खड़े होकर उस सीनरी को कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस करने का प्रयास कर, ठीक है। तो जो उनका जो हॉर्स है, हॉर्स को ये कहीं अप्रोप्रिएट नहीं लग रहा है कि चूंकि इनकी जो वो जगह ही नहीं है जहाँ ये अक्सर रुकते हैं, है ना, तो ये कोई नई जगह है ना। तो इसीलिए लिखा है माई हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वेयर, मतलब मेरा जो घोड़ा है वो इसको विचित्र समझेगा, है ना। टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर, है ना, कि विदाउट हमारे फार्म हाउस के हम इतनी जल्दी इतना पहले किसी अनजान जगह पर क्यों रुक गए। बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक, है ना, जंगल के बीचों बीच जहाँ नदी जमी हुई है, द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, है ना, जो कह सकते हैं अंधेरे वाली शाम है ना, साल की एक, ठीक है। ही गिव्स हिज हार्नेस बेल्स अ शेक टू आस्क इफ देयर इज सम मिस्टेक, है ना। तो वो कहीं ना कहीं अपनी घंटी कई बार आपने बधी देखी होगी पशुओं के गले में, है ना। तो ऐसे अब बोल तो सकता नहीं, उसकी जबान तो है नहीं, है ना, और क्योंकि जानवरों की अपनी अलग भाषा होती है तो इवन उसको इंटरप्रेट नहीं कर सकते। तो गले में जो घंटी बंधी हुई है उसको ऐसे ऐसे करके वो हिला रहा है ना, इंडिकेशन के तौर पे कि कुछ गलती हुई है क्या, हमारा फार्म हाउस तो आया नहीं, हम यहाँ क्यों रुके, है ना। He gives his harness bells a shake to ask if there is some mistake. The only other sounds the sweep of easy wind and downy flake. है ना? अब कुछ जो आवाज सुनाई दे रही है वहां घोड़े की घंटी के अलावा, तो वो एक हवा जो आपने कई बार एक्सपीरियंस आपने ऐसे सुना होगा, इस प्रकार की जो हवा है, हवा हल्की हल्की चल रही है मध्यम मध्यम, और साथ में जो है वो पड़ रहा है एक तरह से पाला, है ना, मतलब बर्फ हल्की हल्की पड़ रही है ना। फिर अगली लाइन है द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो। इन चार लाइनों को इतनी तरह से इंटरप्रेट किया जाता है कि हर व्यक्ति अपनी अलग इंटरप्रिटेशन देता है। तो यहां यदि आप देखेंगे कुछ चीजें जो मैं आपको बताऊं, कहाँ गया हॉर्स, ये यहाँ ये जो हॉर्स है ना, ये हॉर्स एक तरह से यदि एज अ सिंबल देखा जाए तो ये फ्रॉस्ट के ब्रेन को भी कई बार इंडिकेट करता है कि ब्रेन जो व्यक्ति का है वो कई बार उसको बार बार सचेत करने का प्रयास करता है कि कहाँ हो आप, क्या कर रहे हो। उदाहरण के तौर पर मिस्टर रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक बहुत फेमस सेटल्ड पोएट रहे, आप ये बात जानते हो, ठीक है। तो कई बार जब ये पोएट्री लिखते लिखते पोम लिखते लिखते अपनी दुनिया से डिटैच्ड फील करने लगते थे, है ना। तो जब ये डिटैच्ड फील करने लगते थे तब कहीं ना कहीं इनका दिमाग इनको बार बार महसूस कराता था कि दैट यू हैव ड्यूटीज टू परफॉर्म, यू सपोज नॉट टू स्टिल इन द सेम स्फीयर, है ना, इमेजिनेशन में पूरी तरह मत रहो, तुम्हारा एक जीवन भी है। तो इसी प्रकार ये जो घोड़ा है यहाँ इंडिकेट करने का प्रयास कर रहा है इस हॉर्स राइडर को कि अभी तुम्हारा घर नहीं आया है, तुमको घर जाना है, यू हैव सम ड्यूटीज टू परफॉर्म, है ना। तो एक तो इस तरह से इसकी इंटरप्रिटेशन ये देखी जा सकती है ना, कैसी इंटरप्रिटेशन, आर्टिस्टिक इंटरप्रिटेशन, ठीक है। अब दूसरा, हर व्यक्ति की अपनी कुछ मोरल ऑब्लिगेशंस होती है ना, कि कोई भी व्यक्ति है, जैसे हर व्यक्ति को अपने कुछ काम करने होते हैं परिवार में रह के, है ना, बड़ा है तो ड्यूटीज परफॉर्म करनी होती है ना। तो उसी प्रकार से कई बार ड्यूटी परफॉर्म करनी होती है और आपको अपने कुछ काम करने हैं, तो आप भले ही आपको कोई चीज कितनी अच्छी लग रही हो लेकिन आपको छोड़ के जाना तो पड़ता है ना, छोड़ के फिर आपको वहीं जाना है ना, आखिरकार जो आपका वर्क है ना। तो इस प्रकार से इसको ऐसे भी देखा जा सकता है ना। पर्सनल बायोग्राफिकल डीलिंग्स भी इसकी काफी है ना। उनके जीवन में कुछ ऐसे सुखद अनुभव रहे होंगे जिन्हें वो छोड़ के कभी आगे नहीं बढ़ना चाहते होंगे, मूव ऑन नहीं करना चाहते होंगे, यद्यपि उनको मूव ऑन करना पड़ा होगा बिकॉज इट इज लाइफ, वी आर नॉट सपोज टू स्टिल और आई शुड से स्टॉप एट द ओनली वन पॉइंट, है ना, समझ रहे हैं ना। कई बार क्या होता है कोई चीज आपको बहुत अच्छी लग रही है तो आप जीवन भर के लिए उस चीज पर नहीं रुके रह सकते, यदि आप वहीं रुके रहेंगे तो आपकी जो जीवन रूपी नाव है वो आगे कैसे बढ़ेगी, समझ रहे हैं ना। तो इस तरह से इस पोम के कई अर्थ निकाले जाते हैं, है ना।
उनमें से मैंने प्रयास किया आपको थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन देने का। ये लिरिक है, इसको 4-5 बार पढ़ लीजिएगा। उदाहरण के तौर पे इसकी जो सबसे बाद वाली लाइन है, द बूट्स आर लवली डार्क एंड डीप। अब यहाँ बूट्स से तात्पर्य केवल बूट्स नहीं है, यहाँ जीवन से भी जोड़ के देखा जा सकता है, यहाँ आर्ट को भी जोड़ के देखा जा सकता है कि जो आर्ट है जिसको वो सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, पोट्री लेखन को, है ना, तो वो उनके लिए डार्क है, डीप है, लवली है ना। लेकिन साथ ही साथ उनके पास कुछ प्रोमिसेस हैं परफॉर्म करने के लिए, उनकी उनकी जो ड्यूटीज हैं, उनके जो मोरल ऑब्लिगेशन है फैमिली के लिए, कोई कर्तव्य है उनके, है ना, जो कार्य करने हैं लोगों के लिए, तो उनके रहते वो हमेशा उस चीज में संलग्न नहीं रह सकते। आखिरकार उनको चलना ही चलना है ना। और अगली जो लाइन है, द माइल्स एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। यहाँ स्लीप से तात्पर्य है डेथ, ये स्लीप है ना, ये डेथ को इंडिकेट करती है ना। Miles to go before I sleep and miles to go before I sleep. That I have to perform a lot of work before my death come to near. Okay, so like this. So this was simple basic interpretation of the poem, है ना. I just let you know the basic information related to this, and now I'm moving forward with the, I should say, critical appreciation, है ना. I have told you already what is critical appreciation, critical analysis of a poem in previous lectures. Okay. तो अब रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो स्टॉपिंग बाय बूट्स है उसको 1922 1922 में लिखी है, और ये पब्लिश हुई थी 1923 में न्यू हैम्पशायर में, आपको याद है ना, न्यू हैम्पशायर। और इसी न्यू हैम्पशायर को पुलित्जर प्राइज मिला था 1924 में, 1924। आपको ये बात जरूर याद रखनी है, आपके सिलेबस में ये पोम, है ना। तो आपसे पूछ सकता है कि ये पोम किस पोएट्री कलेक्शन में पब्लिश हुई थी, किस ईयर में, तो 1923 न्यू हैम्पशायर, और इसी को पुलित्जर मिला था 1924, याद है ना। अब यहाँ कुछ थीम्स हैं जो इस पोम के साथ डील करती हैं, उनके बारे में मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताऊँ। ऑन द सरफेस द पोम डिपिक्ट्स अ सिंपल सीन, the speaker stop in the woods on a snowy evening to watch nature's beauty, yet deeper themes emerge, है ना। लिटरल मीनिंग देखेंगे तो कुछ नहीं है, एक व्यक्ति है, घोड़े से आया है, सुंदरता लग रही है उसे, कोई दृश्य है जिसने उसका मन मोह लिया है, तो वो रुक के बस उसका अनुभव करने का प्रयास कर रहा है, ये इसका लिटरल मीनिंग है। अब इसकी थीम्स देखी जाए तो बहुत बड़ी बड़ी इसकी कई थीम्स है ना। जैसे नेचर की ब्यूटी, है ना, कई बार नेचर जो है लोगों को अपनी ओर खींचता है, इंक्लाइन करता है ना, लेकिन वो सदैव उस स्थिति में नहीं रह सकते। यदि वो सदैव उस स्थिति में रहेंगे तो फिर अपनी ड्यूटीज को कैसे पूरा करेंगे, है ना। हर ह्यूमन की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अपने पशुओं के प्रति, है ना, अपनी फैमिली के प्रति, अपने नेशन के प्रति, समझ रहे हैं ना, इसी प्रकार से। अब टेम्पटेशन ड्यूटी भी वही बात है। टेम्पटेशन ये कि कोई चीज हमें अच्छी लग रही तो हमारा मन करेगा कि हम यहाँ से कभी ना जाएं, तो कहीं ना कहीं वो ब्यूटी है हमें अल्यूर करने का प्रयास कर रही है ना, हम एनचेंटेड है, हम उसको छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन ड्यूटीज के चलते हर व्यक्ति को आगे बढ़ना ही पड़ता है ना। अब यहाँ लाइफ एंड डेथ वाली बात भी है कि माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, कि जब तक लाइफ है तब तक ही केवल मैं अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म कर सकता हूं, जैसे ही एक बार लाइफ एंड होती है उसके बाद में मेरी ड्यूटी रुक जाए। तो यहाँ एक लाइफ और डेथ का भी सिंबल कहीं ना कहीं इसमें देखने को मिलता है इस पोम के द्वारा, ये भी एक थीम है, ठीक है। ब्यूटी ऑफ नेचर आपको पता ही होगा, है ना। द पोम सेलिब्रेट्स द क्वाइट सेरेन ब्यूटी ऑफ द वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग। Frost paint a peaceful scene where the speaker pauses simply to watch his woods fill up with snow. This theme reflects the human need to stop and appreciate nature amid the rush of life, है ना। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मीनिंग है। आज के समय में आप देख पा रहे होंगे व्यक्ति भगा मारा है, मतलब रुक नहीं रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा, लगातार अपनी चीजों को करने में जुटा हुआ है। उसके पास बहुत सारी ड्यूटीज हैं जो उसे परफॉर्म करना है, और उसके चलते जो काम उसको सबसे ज्यादा पसंद है, जो उसके लिए ब्यूटीफुल है, जो उसको कहीं ना कहीं आत्मा की शांति देते हैं, वो उनको परफॉर्म नहीं कर पा रहा, है ना। तो इसको आप केवल लिटरल मीनिंग तक सीमित ना रखें। जरूरी नहीं है वो जंगल की ब्यूटी हो, जरूरी नहीं है वो बूट्स की ब्यूटी है, जरूरी नहीं है कि वो नदी की ब्यूटी है, कोई जरूरी नहीं है कि वो डाउनी फ्लेक की ब्यूटी है। ये जो ब्यूटी है इसका संबंध किसी भी ऐसी चीज से है जो व्यक्ति को पसंद हो, जिसको व्यक्ति हैप्पीनेस के साथ एक्सपीरियंस करता हो ना,
और उस काम को व्यक्ति आज के समय में नहीं कर पा रहा है just because he have a lot of things to do. He cannot stay, he cannot hold on, getting like this. Pause and progress या फिर rest versus responsibility. The speaker momentarily stopped his journey, but he knows he cannot linger. This tension between stopping and moving on symbolizes the conflict between the desire of rest or desire for rest and the pull of obligations, है ना. सिंपल चीजें मैं समझता हूँ आप समझ गए होंगे. टेम्पटेशन ऑफ एस्केप एंड डेथ, ये भी सिंपल है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है. ड्यूटी एंड कमिटमेंट्स, ये भी एक फेमस कह सकते हैं थीम है. ये भी मैं आपको अभी ऑलरेडी शुरू में बता चुका हूँ. सेम चीज है, थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया है. जर्नी ऑफ लाइफ, द पोम यूजेस द जर्नी मोटिव, द रोड, द वुड एंड द स्नो टुगेदर सजेस्ट लाइफ पाथ, है ना. जर्नी ऑफ लाइफ. लिसन, आपको पता है, हम सब जानते हैं कि कोई भी जीवन हो उसमें कुछ कठिनाइयां होती हैं, है ना. कुछ उसमें कुछ खुशी के पल होते हैं, कुछ अच्छे एक्सपीरियंस होते हैं. तो वहाँ ये जो जर्नी ऑफ लाइफ है उसमें जैसे बूट्स हुआ, है ना, है ना, और जैसे वो जो गुजरने वाली राह हुई, स्नो हुई, ये कहीं ना कहीं जो जीवन की जो वास्तविक राह है उसको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, है ना. लाइफ इज बोथ ब्यूटीफुल एंड डिमांडिंग, वन मस्ट बैलेंस अप्रिशिएशन ऑफ ब्यूटी विद परसेवरेंस एंड ड्यूटी, है ना. अब जो आगे हम चल सकते हैं उसमें आप देख सकते हो आइसोलेशन एंड रिफ्लेक्शन, है ना. द स्पीकर इज अलोन, ऑनर ऑफ द बूट्स इज एब्सेंट, द सॉलिट्यूड प्रोवाइड्स अ स्पेस फॉर रिफ्लेक्शन अबाउट लाइफ, ड्यूटी एंड परहैप्स मोर्टैलिटी, है ना. हर कोई भी व्यक्ति हो, जब वो अकेले में रहेगा तब ही वो सोच पाएगा, तब ही वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट कर पाएगा अपनी लाइफ के बारे में कि मेरा जीवन जा कहाँ रहा है, मैं कर क्या रहा हूँ, ये सारी चीजें. ठीक है, तो आइसोलेशन रिफ्लेक्शन ये भी एक थीम है, याद रखना. अब इसमें कुछ एज अ इमेजरी और सिंबलिज्म के तौर पर कुछ चीजें इस्तेमाल हुई हैं, वो देखिए. बूट्स, ये क्या सिंबलाइज करता है? ये सिंबलाइज करता है मिस्ट्री को, द अननोन को, और इवन डेथ, है ना. तो ये सिंबलाइज करता है एक तो मिस्ट्रीज ऑफ लाइफ को, है ना, और या फिर जीवन का एक ऐसा हिस्सा जिसके परे किसी ने झांक के देखा नहीं, मतलब आफ्टर लाइफ, मतलब डेथ मान लीजिए, या फिर डायरेक्ट कोई डेथ, है ना. तो ये तीन चीजों को सिंबलाइज करता है बुड्स. क्या क्या? मिस्ट्री, द अननोन और इवन डेथ, है ना. अब स्नोई इवनिंग क्या सिंबलाइज करता है? इट सजेस्ट साइलेंस, प्यूरिटी, ट्रैंक्विलिटी, है ना. तो ये कहीं ना कहीं शांति को दिखाने का प्रयास करता है. ये लाइन माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप ये रिप्रेजेंट करती है जर्नी ऑफ लाइफ को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को और अनटाइमली डेथ, है ना, कि व्यक्ति का पता नहीं कब कौन चला जाए, कब कौन इस संसार. द पोम्स एबिलिटी टू इवोक अ सीन सो कंक्रीट yet so symbolic is one of Frost's greatest achievement, है ना. बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लिखी है, लेकिन इसका जो अर्थ है ना, इसके जो मीनिंग्स है ना, वो एक से ज्यादा है. कई तरह से इसकी मीनिंग निकाले जाती हैं. तो यही रॉबर्ट फ्रॉस्ट की मास्टरी थी लैंग्वेज के ऊपर, है ना. अब इसके स्ट्रक्चर और फॉर्म की बात की जाए तो ये किस स्ट्रक्चर और फॉर्म में लिखी हुई है? द पोम इज रिटन इन आयम्बिक टेट्रामीटर, ठीक है, 4 stressed syllables per line, है ना, गिविंग इट अ स्टीडी रिदम लाइक अ स्लो डेलिब्रेट वॉक. तो ये रिदमिक पैटर्न है एक. आयम्बिक टेट्रामीटर में इसको लिखा गया है स्टॉपिंग बाय बूट्स को. और इसकी राइम स्कीम क्या है? याद रखना ये चीजें, है ना. ए ए बी ए, बी बी सी बी, सी सी डी सी, डी 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 डी, ये इसकी राइम स्कीम है. क्रिएट्स अ फ्लोइंग म्यूजिकल इफेक्ट रिफ्लेक्टिंग द क्वाइट येट कंटिन्यूअस फॉलिंग ऑफ स्नो, है ना. The final stanzas repetition and miles to go before I sleep and miles to go before I sleep reinforces the theme of duty and inescapable march of life. इसकी जो टोन है और इसका मूड क्या है? द टोन इज कंटेम्पलेटिव, है ना, ये कहीं ना कहीं विचारणीय लाइन्स है ना. काम, शांति का प्रतीक है. स्लाइटली मेलंकोलिक, इसमें कहीं ना कहीं ऑथर की पीड़ा देखी जा सकती है ना, कि कैसे समय भागता जा रहा है और वो जो चीज उसे पसंद है वो उसे कर नहीं पा रहा. द मूड evokes a deep sense of quiet, stillness, introspection. The reader feels both the beauty of the moment and the weight of the speaker's obligations. ये साथ ही साथ उसको अपना काम भी करना है, उसको अपने जो भी उसकी ड्यूटीज हैं वो करना है ना.
पर वो उनको परफॉर्म नहीं कर पाते। लैंग्वेज एंड स्टाइल, फ्रॉस्ट यूजेस प्लेन कन्वर्सेशनल लैंग्वेज, आम बोलचाल की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, बहुत नॉर्मल लैंग्वेज का है ना, बहुत फ्लारी इंग्लिश नहीं है, बट इन्फ्यूजेस इट विथ लेयर्ड मीनिंग, है ना, कई मीनिंग से मैंने आपको बताया है, इस पोम में कई इंटरप्रिटेशन निकाली जाती हैं। हिज डिक्शन इज सिंपल, है ना, जैसे वुड्स हुआ, स्नो हुआ, स्लीप हुआ, बट दीज ऑर्डिनरी वर्ड्स कैरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डेप्थ, है ना, पर ये जो साधारण शब्द हैं इसमें कई गहराइयों भरे कह सकते हैं मीनिंग छुपे हुए हैं। दिस इज अ हॉलमार्क ऑफ फ्रॉस्ट स्टाइल, कॉम्प्लेक्स आइडियाज रेंडर्ड इन एवरीडे स्पीच, ठीक है। Critical appreciation में कुछ नहीं, the poem's simplicity is deceptive while it appears straightforward, it is a meditation on life, duty and mortality। ये एक तरह की फिलोसफी कह सकते हैं, इस पोम को यदि आप अच्छे से पढ़ेंगे तो ये एक तरह की फिलोसफी है कि व्यक्ति इतना कह सकते हैं इतना मगरूर हो गया अपने कामों में कि उसको इतनी फुर्सत नहीं है कि उसको जो सबसे आप पसंद है वो उसको कर पाए, वो भी नहीं कर पा रहा है, कहने का तात्पर्य है ना। द पोम सिंप्लिसिटी इज डिसेप्टिव, है ना, while it appears straightforward, it is a meditation on life, duty and mortality। अब इसमें देख लीजिए, दिस सिंबलिज्म अलाउज फॉर मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस, रेस्ट वर्सेस डेथ, एस्केप वर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी, नेचर वर्सेस सोसाइटी। अब आगे देखिए, द यूनिवर्सल अपील लाइज इन इट्स रेजोनेंस विद ह्यूमन एक्सपीरियंस, एवरीवन हैज प्रोमिसेस टू कीप बिफोर देयर स्लीप, मतलब मरने से पहले हर व्यक्ति को कुछ अपने टास्क परफॉर्म करने होते हैं। तो ये तो थी आपकी स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग, फेमस लिरिक जिसको मिस्टर रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। और मैं समझता हूँ ये कॉमन जनरल चीज़ें थी और बहुत कठिन नहीं है, बहुत सरल है, हर बच्चे बच्चे की जबान पे आपको ये पोम मिलेगी। इस पोम को जवाहरलाल नेहरू साहब जो है अपने पास रखते थे, जो कलेक्शन था ना इसको अपने साथ रखते थे। तो ये मैं समझता हूँ इनफ इंफॉर्मेशन हो गई है, ठीक है। और ये जो मैं जितनी वीडियोस आपको प्रोवाइड करवाता जा रहा हूँ, इन सब की इंफॉर्मेशन मैं आपको, या कह सकता हूँ एक विशेष प्रकार की जो क्विज होगी ना इन टॉपिक से रिलेटेड, वो मैं आपको प्रोवाइड करवाना शुरू करूंगा, लेकिन अभी नहीं, जब आप एग्जाम के नियर बाय होंगे तब तक मैं समझता हूँ आप इन वीडियोस को देख रहे होंगे। यदि आप देख रहे हैं तो अपने लोगों के साथ शेयर करिए। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।